देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है। तीसरी लहर की दस्तक के बाद अब स्थिति इसलिए भी गंभीर है कि कई राज्यों में चुनाव है और चुनाव आयोग यह साफ कर चुका है कि चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड कंट्रोल के लिए निर्देशित भी किया है। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी कर कोविड कंट्रोल और तीसरी लहर का तोड़ निकालने में लगी है। लेकिन चुनावी रैलियों से लेकर प्रशासनिक तैयारियों तक पर आम जनता सवाल पूछ रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया, नए साल के जश्न पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में रैलियों पर सरकार की चुप्पी, कोविड टेस्टिंग के आंकड़ों में आई कमी, साथ ही नए साल में जश्न पर सख्ती से बचती सरकारें और अलग अलग सरकारों के इस ढुलमुल रवैये पर ही है आज का बड़ा मुद्दा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में संक्रमण रफ्तार तेज कर दी है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में एक ही दिन में केस दोगुने हो गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते दिन कोरोना विस्फोट हुआ। आज भी एक दिन में मुंबई में कोरोना के 3,671 नए मामले सामने आए। इसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी स्थिति गंभीर हो गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और सामने आए नए मामलों में 46% मामले ओमिक्रॉन के हैं और यहां संक्रमण दर भी 1.2% तक दर्ज किया गया। इन सब के बीच पंजाब राज्य में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 252 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात तीसरे नंबर पर। इसके अलावा दूसरे राज्यों की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 69, तेलंगाना में 62 और तमिलनाडु में 45 मामले हैं। तो तैयारियों को लेकर दावे सरकारों की तरफ से कई किए जा रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच, इन गाइडलाइंस के बीच भी कुछ सवाल है। राजस्थान में सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू में कुछ छूट यहां पर दी गई है। पंजाब में टेस्टिंग की संख्या घटकर 10 से 11 हजार रह गई है और पंजाब में वैक्सीनेशन को लेकर जो सख्ती तो दिखाई गई है, लेकिन कुछ दिन के बाद यानी कि 15 जनवरी से वैक्सीन अनिवार्य करने की बात कही गई है। हरियाणा में भी जश्न पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन रोक नहीं। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, बावजूद इसके पाबंदियां तो लगा दी गई है, लेकिन नए साल के जश्न पर रोक नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुछ खास मेहमान भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़ गए। हमारे साथ राहुल कौशिक का प्रवक्ता कांग्रेस और शंकरलाल संदुलिया नेता कांग्रेस राजस्थान से। राहुल कौशिक साहब प्रवक्ता कांग्रेस पंजाब हैं और कुछ ही देर बाद वीरेंद्र सिंह चौहान भी हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो जाएंगे। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल कौशिक साहब, आपसे शुरू करूंगा इस चर्चा की, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन की एंट्री तो पंजाब में भी है, सख्ती तो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि किस बात का इंतजार हो रहा है। वैक्सीनेशन अनिवार्य दूसरे राज्यों में कर दी गई है, पंजाब में कहा जा रहा है कि भाई 15 जनवरी के बाद चुनावों का या आचार संहिता लगने का इंतजार है क्या? त्यागी जी,
कोई भी ऐसी बात नहीं है पंजाब के बीच में जी कि पंजाब में किसी भी बात को है या कोई भी तैयारी में कोई कमी रहेगी। हेल्थ मिनिस्टर ओपी सोनी ने कल भी बयान दिया है कि नाइट का कर्फ्यू जो अभी लागू नहीं, हमारे पंजाब के बीच में केस कम हैं। जी और दूसरी बात, हॉस्पिटलों में पूरा इंतजाम है हर एक चीज का। ये विषय है इस बार ओमिक्रोना के मामले में जो तैयारी है, हम लोगों ने सबने देशवासी बनके जी एक अच्छे हिंदुस्तान के पार्टीबाजी को साइड में रख के जी हम लोगों ने पूरी तैयारी करनी है, अपने देश का नाम रुलने नहीं देना। ठीक है सर, आपके पिछली पड़ोसी बार राज्य ने तो अनिवार्य कर दी ना 1 जनवरी से। कल से सार्वजनिक जगहों पर बिना कोविड की वैक्सीन के दोनों डोज लिए बिना एंट्री नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। जी ट्रांसपोर्ट में और रेलवे में सभी चीजों में पाबंदी प्रॉपर लगनी चाहिए। इसी तरीके से रैलियों के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, मोदी जी को लगा देनी चाहिए पूरी की पूरी। यूपी की ठीक है, तो रैली भी पंजाब कैंसिल करें, पंजाब की रैली भी कैंसिल करें और सारी रैलियां कैंसिल करके चौन की तरफ मत जाएं कि सरकारें बनानी है। नहीं ठीक है सर, तो इस तरह पंजाब में मत कांग्रेस में जाएं। वो कर सकती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है सर। जब सेंटर कोई चीज की इंप्लीमेंट करेगी तो पंजाब की गवर्नमेंट को भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी त्यागी जी। नहीं, पंजाब के लिए तो सर पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी ना। पंजाब सरकार बिल्कुल निर्देशित तो केंद्र जिम्मेदार सरकार होगी। कर ही रही है लगातार। अगर अभी मोदी जी आके रैली करेंगे उसके लिए पंजाब को तो अनुमति देनी पड़ेगी ना जी। जी उसके लिए अनुमति तो देनी पड़ेगी। पंजाब में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जी उनको तो बोलना, उनको नहीं बोल सकते ना कि आप यहाँ पे आके रैली मत करो। ये तो सेंटर का विषय है, सेंटर को इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए कि पहले महामारी से निपटे। नहीं, तो आपने भी वैक्सीन अनिवार्यता के लिए 15 जनवरी का जो समय तय किया है वो इसीलिए किया है क्या सर? 15 जनवरी का कोई भी समय किसी भी चीज का निश्चित नहीं है, कोई जी। भी डेट बाउंड नहीं है। जी। एक चीज के लिए बोला, चन्नी जी ने बोला है सीएम ने जी। कि वेतन नहीं दिया जाएगा। जी जो 15 तारीख तक जो भी स्टाफ है उन लोगों को, सब लोगों को किसी का वेतन नहीं रुकेगा, वेतन सबको मिलेगा। लेकिन एक मैसेज देना होता है पूरे स्टेट में कि पूरी शक्ति के साथ में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा, वापस लौटूंगा आपके पास। आपने कहा केस कम है पंजाब में और उसी तरह की तैयारियां की गई हैं। केस कम क्यों हो रही है इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रैलियों को लेकर तो सवाल उठा दिए कांग्रेस ने बीजेपी पर ही, लेकिन मैं हरियाणा का अगर जिक्र करूं, पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए नए साल के जश्न की रोक नहीं है। देखिए, जहां तक किसी भी जश्न की बात है या किसी भी आयोजन की बात है तो सबको सब प्रकार के आयोजनों को लेकर निर्देश तय हैं और उनका पालन तो सबको करना पड़ेगा। एक कोई ब्लैंकेट बैन के वो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन हो ना हो वो अलग विषय है, परंतु ये तय है ना कि आप पब्लिक प्लेसेस पर कहां कैसे इकट्ठे होंगे, उसको लेकर के दिशा निर्देश पहले से हैं जी। अब 1 तारीख से हरियाणा में हमने ये अनिवार्य कर दिया है कि फुली वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही सार्वजनिक स्थानों पर आ सकेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रेवल कर पाएंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश ओमिक्रॉन को लेकर जो प्रोटोकॉल तय हो रही हैं, हरियाणा उनका अनुपालन सख्ती से कर रहा है, बहुत तीव्रता से कर रहा है। अपनी ओर से भी राज्य सरकार ने अपने पूरे अमले को मुस्तैद कर दिया है। हम निरंतर प्रतिपल नहीं, ये वक्त ये सर वक्त नहीं है। देखिए, आपने कहा केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं, जो भी निर्देशित किया उसके अनुसार उसका अनुपालन आप लोग ठीक से कर रहे हैं, कड़ाई से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली, मुंबई में और दिल्ली में खासकर कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। क्या ये वक्त नहीं है और ज्यादा सख्ती बरतने का? मैं इसमें ये कहूंगा जी कि कोविड जैसी स्थिति में और जिस तरह का ये मामला नाजुक है जी, उसमें एक तो पैनिक फैलने देने का कोई स्कोप नहीं है जी। केवल आशंकाओं और अफवाहों के आधार पर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं।
जो भी निर्णय किए जाने हैं उसको साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, विशेषज्ञों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है। ये केंद्र की सरकार ने, केंद्र के स्वास्थ्य सचिव महोदय ने भी कहा है। कहीं कुछ कहा जा रहा है उसके आधार पर ताबड़तोड़ कोई हड़बड़ाहट में निर्णय ले ले और उससे और स्थिति खराब हो, ऐसा नहीं करना है। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, उससे कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, लेकिन जो स्थिति अब बन रही है, अगर किसी चीज में देरी हो रही है उसकी वजह से थर्ड वेव और जिस तरह से सेकंड वेव में नुकसान हुआ वो नुकसान ना झेलना पड़े, इसको लेकर तो सोचना पड़ेगा। मैं इस पर मेरी बात कृपया इस रूप में आप समझने की कोशिश करें जी। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं, इसको हमारे विशेषज्ञों ने डिफाइन किया हुआ है जी। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए क्या क्या कदम कहां उठाए जाने हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर चीजें तय हैं जी। तो जब कोई संकट उस रूप में आएगा या वैसी स्थिति डेवलप होगी, उसके अनुरूप सही समय पर कदम उठाया जाना चाहिए। समय से पहले अननेसेसरी पैनिक बटन दबाना, ठीक है, वो तो आत्मघाती होता है। ठीक है। अभी समय है मुस्तैदी से जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का, निगरानी रखने का। और इसको यूं कहेंगे कि कोविड की जो सिचुएशन है ये स्टैटिक चीज नहीं है, ये लगातार डेवलप होने वाली डायनेमिक सिचुएशन है। और डायनेमिक सिचुएशन में निर्णय निरंतर बदले जाते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार लिए जाते हैं जी। हमें अपनी ये अलग अलग राज्यों में सर ऐसा तो नहीं है कि चुनावों को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर दोहराऊंगा जी कि चुनावों को देखते हुए, यानी चुनावों को दिमाग में रखकर चुनावी लाभ के लिए कोई निर्णय लिए जाएं, इस बात की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल कौशिक साहब कह रहे थे, देखिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। केंद्र सरकार से पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा, आप कह देंगे भाई चुनाव आयोग ने किसी तरह निर्देशित नहीं किया है, कोई आदेश नहीं दिया है। समझना पड़ेगा जी। मान लीजिए चुनावी रैलियों के संबंध में कोई निर्णय लेना है जी। ये निर्णय लेने की तरफ अगर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाएगी तो सबसे पहले प्रतिपक्ष के हमारे मित्र आपको हल्ला करते हुए नजर आएंगे। वो कहेंगे कि प्रजातंत्र का गला घोट दिया, मार दिए रहे, घोट दिए रहे। तो हम मार दिए रहे, घोट दिए रहे के मोड में नहीं जाना चाहते। चुनाव के संबंध में, चुनावी रैलियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए जो स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भारत का निर्वाचन आयोग है, वो निर्णय करेगा। और निर्वाचन आयोग भी अपने बंद कमरे में बैठकर निर्णय नहीं करता, वो सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, जो विशेषज्ञ इस विषय में अपना काम दिन रात कर रहे हैं, 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं डेवलप हो रही सिचुएशन को, उनके इनपुट के आधार पर करेगा। हम चुनाव के संबंध में जो निर्णय लेना है, चुनावी रैलियों के संबंध में निर्णय लेना है, वो उसको निर्णय लेने वाले लोग करेंगे। केंद्र की सरकार की, राज्यों की सरकार की, आपने इस डिबेट में दो पैनल में दो अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हुए हैं। राज्यों के अपने काम हैं, वहां के स्वास्थ्य महकमों ने अपना काम करना है। केंद्र द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल को मुस्तैदी से, सतर्कता के साथ, सख्ती के साथ पालन किया जाए, ये राज्यों का काम है। राजनीतिक निर्णय जो है, राजनीतिक नहीं कहूंगा बल्कि उसको निर्वाचन संबंधी संवैधानिक निर्णय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो निर्णय मैं, आप, कांग्रेस के प्रवक्ता और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं करना है, जहां तक मैं समझता हूं। ऐसा करेंगे तो अपने क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर जाएंगे। सर, तो कोविड कंट्रोल का काम चुनाव आयोग का तो नहीं है ना? चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, निर्वाचन संबंधी फैसले लेना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन कोविड कंट्रोल का काम तो केंद्र और राज्य सरकारों का है ना। चलिए, इस पर मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। शंकरलाल संदुलिया साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शंकरलाल साहब, राजस्थान में स्थिति अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन क्यों अभी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है सरकार? सरकार चुनाव में एकदम गंभीर है, इसके बारे में सावचेत और सतर्क है। और हर तरह से राजस्थान में कोरोना की द्वितीय लहर के बाद में जो शानदार प्रबंधन किया गया, आगे बहुत कम हुई है और सारी व्यवस्थाएं पुख्ता रूप से है। ऑक्सीनेशन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पे करके दी गई है। हर जिले के अंदर बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए राजस्थान तो बहुत सावधान इस मामले में। और रही बात
अब इसके केंद्र सरकार से भी अशोक जी ने तो निवेदन किया कि भाई आप टीकाकरण को गति बढ़ाइए, बच्चों की और युवाओं के जो वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने मांग की है। तो यदि केंद्र सरकार उन्हें यदि इस प्रकार के सब सुविधाएं देगी तो होगा, क्योंकि राजस्थान में टीकाकरण की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे भी टीकों की उपलब्धता या हरी झंडी केंद्र से मिलेगी तो ये सारी व्यवस्था हो जाएगी जी। इसमें ज्यादा कोई देखिए, जैसा मैंने सवाल किया था वीरेंद्र सिंह चौहान साहब से भी, दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। मुंबई में जो मुंबई और दिल्ली दोनों के लिए कहा जा रहा है कि थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। सर, ऐसे में क्या और गंभीर होने की जरूरत नहीं है? कुछ और पाबंदियां लगाने की या कुछ और चीजों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं है, जरूरत है निश्चित रूप से, मगर इसका निराकरण ये नहीं है कि आप लॉकडाउन कर दें या और जैसे पाबंदियां। राजस्थान सरकार ने तो शादी ब्याह में 200 आदमियों की जगह प्रतिबंध लगा दिया है और शव यात्रा में भी उनका प्रतिबंध यथावत है। तो इस प्रकार से कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसमें सफल पहले भी हुई और अब भी होगी। जी ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। मैं रुक कर रहा हूं राहुल कौशिक साहब का एक बार फिर से। राहुल कौशिक साहब, आप कह रहे थे कि केस काफी कम है अभी पंजाब में, लेकिन एक रिपोर्ट में देख रहा हूं सर, देखिए अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक बात करूं तो 23 दिसंबर को हम टेस्ट कर रहे थे, सैंपल 19,561 लिए गए, टेस्टिंग की संख्या थी 19,160। और ये तब मैं सवाल कर रहा हूं जब ओमिक्रॉन के आने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि 40,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। अब 23 दिसंबर का आंकड़ा मैंने बताया, 20,000 हमने 24 दिसंबर को छुआ, और अगर आज 28 दिसंबर की मैं बात करूं तो 10 से 11,000 तक ये रह गया है आंकड़ा। अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो सर केस तो कभी दर्ज होंगे। बिल्कुल त्यागी जी, मैं वीरेंद्र जी से भी अपना बात का जवाब लेना चाहता हूं। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। 121 कंट्री के बीच में 3.5 लाख केस अभी तक आ चुके हैं। 100 के करीब में 80-100 के करीब में डेथ हो चुकी हैं। पंजाब के बीच में 20,000 की 22,000 टेस्टिंग हुई है, नो डाउट टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग जारी है। केस बहुत कम है पंजाब में, पंजाब पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। सेंटर सरकार, वीरेंद्र जी एक चीज क्लियर कराएं, गाइडलाइन सबको पता है कि कोरोना के बीच में गाइडलाइन क्या लेनी है। हम लोगों को, हर एक नागरिक को पता चल गया है। 2 फेज हम भुगत चुके हैं, हम लोग सभी लोग। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है सर, देखिए कि चुनावी वक्त है और ऐसा सरकार सोच रही है कि इस वक्त अगर केस बढ़ेंगे तो सरकार गिर जाएगी, सवाल खड़े होंगे, तड़पते मर गए लोग जी। उसके लिए क्या तैयारी हुई है? शमशान घाट में 2-2 दिन लोगों को बॉडी जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या इस बार सेंटर सरकार में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल होगा। चौहान साहब बैठे हैं सर, जवाब देंगे, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। हफ्ते भर में ये आधी क्यों हो गई है सर? सभी लोगों को पता है सर, हफ्ते भर में आधी क्यों हो गई है टेस्टिंग की संख्या? सॉरी, आधे माफ कीजिएगा, एक हफ्ते में टेस्टिंग की संख्या आधी क्यों कर दी गई? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। संख्या का ऐसे है, अगर हमारे पास में केस कम है, जी, हर एक जगह पे तो हो रही है जी, संख्या कम है ज्यादा है, ये प्रॉपर होती रहेगी जी, ठीक है ना। तो बिना टेस्टिंग के सर कैसे जान लेंगे? ओमिक्रॉन की एंट्री हो रही है, आप कह रहे हैं कि केस कम आ रहे हैं, आप टेस्ट नहीं कर रहे, उसके टेस्टिंग भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास केस कम है तो हम लोग 50-50 हजार लोगों का टेस्टिंग तो नहीं ना कर सकते। सर, आप ही की सरकार कह रही थी ना कि 40,000 तक प्रतिदिन हम टेस्ट करेंगे। ओमिक्रॉन जब एंट्री हुई उसके बाद एक हफ्ते का नतीजा देख लीजिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ये इस तरह का फैसला तो नहीं है कि चुनावी वक्त में सरकार पर सवाल ना खड़े हों, इसलिए टेस्ट ही कम कर दो तो मामले भी कम आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछे भी जो आंकड़े पंजाब के आंकड़े हैं बिल्कुल सही आंकड़े हैं। सेंटर के आंकड़ों में कोई हेराफेरी हो सकती है, लेकिन पंजाब के आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती पूरी की पूरी। 40,000 जो टेस्टिंग की बात की गई है, अगर हमारे केस बढ़ते तो हम 40 छोड़ 50,000 तक, 60,000 तक 40,000 का आंकड़ा तो पंजाब सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने छू नहीं पाए। आप 40,000 टेस्टिंग की बात तो कर रहे थे, लेकिन चुनावी माहौल और उसके बाद लगातार ये जो आंकड़े घट रहे हैं, 20,000 तक टेस्ट हुए प्रतिदिन, लेकिन अब ये आंकड़ा 10 से 11,000 तक पहुंच चुका है। हेलो, ठीक है चौहान साहब, मुझे सिर्फ पंजाब और हरियाणा में अगर कोई छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना हो, और इसलिए नहीं कि मैं इनकी आलोचना करना चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये भी हमारी तरह बेहतर परफॉर्म करें।
और मैं इस बात में भी विश्वास नहीं रखता कौशिक जी की तरह कि मैं ये कहूं कि तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। कौशिक जी कह रहे हैं कि केंद्र के आंकड़े तो गलत हो सकते हैं, पंजाब के आंकड़े सही हो सकते हैं। भाई साहब, इस देश के सारे आंकड़े सब राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर बनते हैं, पंजाब कोई अलग नहीं है। सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वही तंत्र है हरियाणा में भी पंजाब में भी। पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं गड़बड़ करे तो राज्य की भी कर सकती है, केंद्र की भी कर सकती है। भारत में वर्तमान जो नेतृत्व है केंद्र का, वो पारदर्शिता वाला नेतृत्व है। साफ सुथरे लोग साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं, इसलिए आंकड़ों में गड़बड़ आपको भी नहीं करने देंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। टेस्टिंग का आपने बताया, पंजाब का एवरेज जो आप कह रहे हैं कि वो अब 10 पे आके रुक गई है। हरियाणा में आज जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन, ये 40,000 से ऊपर लोगों का हमने हरियाणा में परीक्षण किया और हमारे यहां 23 नए ओमिक्रॉन के केसेस आज डिटेक्ट हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, एक कोविड संक्रमित, ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की उसका जांच रिपोर्ट आने के तुरंत बाद से हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स की एग्रेसिव ट्रेसिंग कर रहे हैं। ओमिक्रॉन का कोई भी मामला पाए जाने पर भले ही क्लिनिकली उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता ना हो, सिम्टम नहीं है कोई बात नहीं, बुखार तेज चढ़ा है कोई बात नहीं, नहीं चढ़ा है तो भी नहीं, ताकि वो आगे ना फैला सके संक्रमण को। इसलिए हरियाणा में हम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो विदेश से आया है, ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, ठीक है, उसको हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, हॉस्पिटल आइसोलेशन दे रहे हैं जी। और हमारी मशीनरी अहर्निश, कहते हैं ना, संस्कृत का शब्द है, दिन रात चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये समय न राजनीति करने का है, न ही एक दूसरे के पर सवाल खड़े करने का है। बढ़िया तरीका यही है कि जो जहां जिसके जिम में जोन सा मोर्चा संभालने का काम है, अगर चन्नी साहब पंजाब के मोर्चे पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया के नाते हैं तो परफॉर्म करके दिखाएं। हमारे जिम में हरियाणा है तो हम आप कह रहे हैं सर 23 मामले ओमिक्रॉन के आपने रिपोर्ट किए और कौशिक साहब कह रहे हैं कि मामले कम हो रहे हैं तो हमने टेस्टिंग घटा दी है। इस फर्क जरा समझाइए मुझे। नहीं, पता नहीं इन्होंने क्यों घटा दी, मैं तो ये कह रहा हूं मैंने अपने आंकड़े दिए हैं जी, और हम तो निरंतर बढ़ा रहे हैं। हमने पंजाब की स्थिति के बारे में पंजाब वाले बताएंगे, राजस्थान की स्थिति के बारे में राजस्थान वाले बता देंगे, लेकिन हरियाणा की सक्रियता का अनुमान इस बात से लगाइए कि कोरोना पॉजिटिव आने वाले विदेश से आए हुए व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी तत्काल दिल्ली में ही थी। हरियाणा ने अपनी लेबोरेटरी भी बहुत तीव्र गति से, उसके लिए जितनी भी भागदौड़ करनी पड़ी, जो तामझाम जुटाना था वो जुटाते हुए अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब रोहतक में वो चालू कर दी है। अब हमको सैंपल दिल्ली भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। 1 तारीख से हरियाणा में जो नई प्रोटोकॉल है वो लागू हो जाएगी। दोनों डोज अगर आपकी लगी होनी चाहिए उस दिन तक, तो उसके बिना आपको सार्वजनिक स्थान पर जाने नहीं देंगे, बस में ट्रेवल करने नहीं देंगे, रेल में चढ़ने नहीं देंगे। इसका मकसद यही है कि ये वायरस फैले नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई सिचुएशन ना आए। और अभी तक सुखद बात यह है कि इस वायरस में उतनी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, फेटेलिटी भी इतनी डराने वाली नहीं है, परंतु हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, लेने की गुंजाइश भी नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपकी बात पहुंच गई। शंकरलाल संदुलिया साहब, राजस्थान सरकार आखिर क्यों वेट कर रही है? मेरा सवाल ये था क्योंकि देखिए कुछ बातें आपने कही कि बेड्स काफ़ी संख्या में है, उपयुक्त संख्या में है, तमाम चीज़ें आपने गिनवाई, लेकिन अभी उतनी सख्त राजस्थान सरकार इस ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। ओमिक्रॉन का संकट अभी राजस्थान पे ऐसा कोई व्यापक रूप से है भी नहीं जी, और बहुत तादाद बहुत कम है। कुल 65 राजस्थान के अंदर थे, 45 जो है केवल राजस्थान के अंदर अभी तक हुए हैं, और उसमें भी कोई सीरीज नहीं है जी। तो राजस्थान सरकार इस बात में बहुत सावचेत है और अफवाहों से वैसे सावधान रहना चाहिए। हॉस्पिटल की सुंदर व्यवस्थाएं है, टीकाकरण हो रहा है। अब मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में 1 लाख की आबादी में आज की तारीख में 15 जगह स्लॉट अलॉट हो रखे हैं जहां पर टीकाकरण हो रहा है। वैक्सीनेशन की गति भी बहुत अच्छी है और हॉस्पिटलों की व्यवस्था बहुत अच्छी है।
चलिए राजस्थान के लोगों को जब तक अशोक जी का राज है और उस समय उसमें से कोई परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। चलिए ठीक है राहुल कौशिक साहब, जो आंकड़ों का एक सवाल था, मुझे उसका जवाब नहीं मिल पाया था। ये टेस्टिंग जो कम हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग राज्यों में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह के चुनावी सिचुएशन है उस तरह पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी कोविड कंट्रोल में भी दिखाई दे रही है? नहीं, इस टाइप का कोई भी, त्यागी जी, नई सोच में है हमारी सरकार में जी। जो हेल्थ है, हेल्थ सबसे पहले प्योरिटी है जी। लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना हम लोगों की ड्यूटी, क्या पूरे देशवासियों की ड्यूटी, पूरी सरकारों की ड्यूटी बनती है। चन्नी सरकार की भी ड्यूटी बनती है। सीएम चन्नी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है, ओपी सोनी जी ने बताया है कि अभी हमारे यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्थिति नहीं है ऐसी। ठीक है। तब उन्होंने बोला है आके टीवी पे कि बिल्कुल भी अभी नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि इस चर्चा में वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। मैं माफी के साथ सभी को रोकना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शंकरलाल संदुलिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिबेट के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल दिल्ली और मुंबई में ओमिक्रॉन की वजह से अब कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड और थर्ड वेव की दस्तक लोग बताने लगे हैं, एक्सपर्ट्स बताने लगे। लेकिन बाकी राज्यों में भी कोविड कंट्रोल को लेकर ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? क्या सरकार उतनी गंभीर है या अभी सरकारों को और गंभीर होने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।